ठीक है, तो कल हमने क्या क्या देखा था वही बात देख लेते हैं। कल देखे थे कि अगर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या किया था, एक किसी वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, एक किसी वायर का जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया था और इसका नाम दिया था आईडीएल। क्या नाम दिया था? आईडीएल। जहां डीएल किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। यहां पर इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो इस एलिमेंट पे जहां ये एलिमेंट है, इसको आईडीएल को क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। आईडीएल को क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट के लोकेशन पे अगर फील्ड बी है तो इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता था जो होता था डीएफ इज इक्वल टू आईडीएल क्रॉस बी। ठीक है, ये हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था और ये हमेशा एप्लीकेबल होता है, ये ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। ऑलवेज एप्लीकेबल का मतलब है कि चाहे ये फील्ड बी यूनिफॉर्म हो, मतलब इस पॉइंट पे लोकल वैल्यू पे, लोकल इस पॉइंट पे डीएल ले लो और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ले लो, या इस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड ले लो, तो ये वैलिड होता है। दूसरा हमने देखा था इसका स्पेशल केस। अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है, हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है, नेट फोर्स किसी लंबे वायर पे, बड़े वायर पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस डीएफ को हर एक एलिमेंट पे निकाल के वेक्टोरियली उसको ऐड करना पड़ेगा। अब यहां पे हमने देखा था स्पेशल केस, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। वेक्टर यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह सेम है। तो उस केस में हमने जब इसको इंटीग्रेट किया था, हमने देखा था डीएफ का इंटीग्रेशन आ रहा था, आई तो सब जगह सेम है ही, आई तो सब जगह सेम है ही, बी भी सब जगह सेम है, तो बचा क्या? सिर्फ डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन क्रॉस बी, और डीएल का इंटीग्रेशन हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, अगर ये इस तरह से वायर है तो डीएल का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते जाओ जैसे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ते हैं पॉलीगन लॉ में, तो सारे डीएल का, ये डीएल वेक्टर प्लस ये डीएल वेक्टर जोड़ते जाओगे तो अल्टीमेटली आएगा क्या? लाइन ज्वाइनिंग पी एन क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर, यानी फोर्स वेक्टर आता है आई इंटू पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी। यानी कि तुम इस वायर को क्या बना सकते हो? एक स्ट्रेट वायर बना सकते हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और एक स्टेप में निकाल सकते हो। यानी कि ये वायर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वायर का शेप ऐसे हो और या वायर का शेप ऐसे हो या वायर स्ट्रेट हो, सब पे अगर करंट आई है तो सब पे फोर्स सेम ही लगेगा। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ PQ इज व्हाट? द लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। कन्वर्ट एनी कर्व वायर इनटू स्ट्रेट वायर, कन्वर्ट कर्व्ड वायर इनटू स्ट्रेट वायर। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका बी हर जगह सेम हो, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह बी की वेक्टर बी सेम होनी चाहिए। अगर वेक्टर बी अलग अलग है तब नहीं कर सकते हैं। इसी में हम ये भी कर सकते हैं, अगर बी यूनिफॉर्म है, अगर हम क्लोज लूप बना दें, हम ये कह सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डीएफ ऑन द क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब है कि जहां से चले, किसी भी शेप का लूप हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां से चले घूम फिर के वहीं पहुंच गए, तो उस केस में नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर ये क्लोज लूप होगा तो समझो जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वायर का क्या होगा? कोइंसाइड कर जाएगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू जीरो आएगी। क्लोज लूप में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्लोज लूप में फोर्स जीरो आता है, नेट फोर्स जीरो आता है। टॉर्क जीरो नहीं भी आ सकता, देखेंगे अभी आज के क्लास में देखेंगे, फोर्स जीरो आता है। तो ये केस अगर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का तो आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये केस है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, यानी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो कहीं भी कोई क्वेश्चन बना सकते हो स्ट्रेट वायर बना के। इस पे मैंने तुमको बताया था एससी और में काफी सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 के बाद यहाँ तक जो है इस पे बेस्ड है। बस इसको लगाते जाओ, एक स्ट्रेट वायर बनाते जाओ और फोर्स निकालते जाओ। ये तुम कर सकते हो। इसमें जैसे मैं एक दो इलस्ट्रेशन ले सकता हूँ, बट तुम्हें बनाना होगा। तो ये होता है, ठीक। तो ये होता है फोर्स ऑन ए। यहाँ तक हमने कल देखा था। अभी और इसमें देखते हैं। चलो मान लो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा सा कोई क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से कैसे लेते हैं देखो। सर, हाँ सर पूर्वी लॉगिन नहीं हो पा रही। क्यों, क्या हो गया उसको? सर पता नहीं, उसने मेरे को टेक्स्ट किया। अच्छा, पासवर्ड डाल रही है IIT की नहीं डाल रही है? सर उसने शायद साइन इन नहीं किया है जूम पे। उसको बोलो साइन इन करने के लिए। सर बोल दिया। हाँ बोलो साइन इन करने, और नहीं तो एक काम करो, बोलो किसी और लॉगिन से आज चले आने, नया लॉगिन से मैसेज करो उसको। ये तो उसका किया हुआ होगा ना, कल क्लास किया था उसने, तो होना चाहिए। नहीं सर। चलो करो उसको, बताओ। अभी 4-5 मिनट है जब तक हम पुराना चीज रिकैप कर रहे हैं। दूसरा, तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप से है। एक क्वेश्चन तो इस टाइप से दिया हुआ है कि टॉप व्यू है, क्या है ये? टॉप व्यू है, और ये रेल है, क्या है ये? 2 पटरियां रखी हुई हैं, 2 पटरियां रखी हुई इस तरह से। दे आर फ्रिक्शनलेस रेल्स, दे आर फ्रिक्शनलेस रेल्स, ठीक है। ये 2 रेल है, पटरियां हैं जमीन के ऊपर, 2 पैरेलल पटरियां हैं। इसके ऊपर एक वायर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक वायर रखा हुआ है, और यहां से तुमने एक सर्किट बनाया हुआ है। इन सब में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं, जो रेजिस्टेंस है यही है। यानी इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा? E/R। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ जो भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे ही, और कहीं कोई रेजिस्टेंस, यानी इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा E/R। ये दिया हुआ है कि यहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है सब जगह, B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है B। इसकी मास है m, लेंथ L। तो बताना है इसकी एक्सीलरेशन, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो तुम जानते हो इसमें करंट है I, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी लेंथ है L, तो कितना होगा? IL क्रॉस B। I नीचे है, B इनसाइड है, L क्रॉस B इधर, ILB। यहां जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ILB। IL इस डायरेक्शन में, B इनसाइड, सो L क्रॉस B। L को, इस वेक्टर को अंदर की तरफ घुमाना है ऐसे करके। तो ये जो फोर्स लगेगा, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो क्या होगा? तो ये इसको एक्सेलरेट कर देगा। तो इसकी वजह से ये हो गया मैग्नेटिक। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो तुम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कितना निकाल सकते हो? दिस डिवाइडेड बाय मास। लेकिन अगर ये रफ सरफेस है, तो हम तुमसे पूछ सकते हैं, तुम जानते हो यहां पर mg होगा अंदर की तरफ, ये टॉप व्यू है, ये जो तुम देख रहे हो ये टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हो, mg है अंदर की तरफ, नॉर्मल है ऊपर की तरफ, और तो नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल है? mg के। यानी यहां फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल हो सकती है वो क्या हो सकती है? म्यू इंटू mg, अगर रफ सरफेस है। अगर ये फोर्स इस फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा है तो ये चल देगा, और कम है तो नहीं चल पाएगा। अगर ये फ्रिक्शन से, अगर ये वैल्यू, अगर ILB इज ग्रेटर देन म्यू mg, then it accelerates, otherwise it would not accelerate। और उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ? ILB माइनस म्यू mg, क्योंकि यहां फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, I दोनों मिला के, इन दोनों का कंबाइंड फ्रिक्शन ले रहे हैं म्यू mg डिवाइडेड बाय मास। ये होगा एक्सेलरेशन, ये होगा इसका एक्सेलरेशन। ठीक, कोई डाउट यहां? ठीक,
अब सोचो, कोई डाउट? नो सर। अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ तुमको फोर्स निकालना है, शेप साइज कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। ठीक है, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, कैसे है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, ये एंगल है थीटा, साइड से देख रहे हैं इसको। यहां एक वायर रखा हुआ है इस तरह से, यहां पर एक वायर रखा हुआ है इस तरह से, कैसे, ऐसे करके इसके परपेंडिकुलर। ठीक, वायर की लेंथ है L, मास है M, और तुम क्या करते हो कि तुम इस डायरेक्शन में करंट पास करा रहे हो I, तुम इस डायरेक्शन में करंट पास करा रहे हो I। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे भी दे सकता हूं, वर्टिकली अप दे सकता हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अप दे सकता हूं, वर्टिकली डाउन दे सकता हूं, हॉरिजॉन्टली राइट दे सकता हूं, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट दे सकता हूं, मैं इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर दे सकता हूं, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर दो तरह से, इधर या इधर कहीं भी दे सकता हूं, और पूछ सकता हूं कि अगर यहां फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो क्या कंडीशन होगा कि ऊपर स्लिप कर जाए, स्किड कर जाए, नीचे स्लिप कर जाए, कुछ वैसा मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। ठीक है, तो मैं कोई एक केस ले रहा हूं, कोई भी कोई एक केस ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं वर्टिकली डाउन है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउन है यहां पे। ठीक है, तो मुझे बताना है, इसका नाम दे दो PQ, तो मुझे बताना है कि फाइंड बी देख लेते हैं कौन सा केस होगा। तो हम इसको साइड से देख रहे हैं, हम इसको यहां से देख रहे हैं, कहां से, यहां से। हम इसको यहां से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखो, हम इसको यहां से देख रहे हैं, जो वायर है ना इस तरह से, तो वायर की लाइन में यहां से देख रहे हैं, वायर की लाइन में यहां से देख रहे हैं, तो क्या दिखेगा, देखो हमको ये वायर दिखेगा, इसमें करंट अंदर के तरफ है, समझ रहे हो, ये P पॉइंट तुमको दिख रहा है, Q नहीं दिख रहा है, Q तो इसके पीछे छिप गया है, तो ये तुम्हारा पॉइंट P है। ठीक है ना, करंट अंदर के तरफ जा रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, हम फोर्स को ब्लैक पेन से दिखाते हैं, चलो, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा mg, एक इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक है, एक लगेगा नॉर्मल, तुम जानते हो, चूंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, समझो, चूंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ है, तो ये बताओ I PQ क्रॉस B, IL क्रॉस B किधर होगा, PQ इनसाइड ये इधर, PQ इनसाइड और A है इधर, सो PQ क्रॉस B, बताओ PQ अंदर है, B नीचे, PQ क्रॉस B इधर, देखो ये होगा थर्ड फोर्स। क्यों होगा बताओ, PQ इनवर्ड, B नीचे, इनवर्ड को घुमाना है इधर, समझो L लेंथ जो है करंट के का जो डायरेक्शन है IL वो है इनवर्ड, B है नीचे, IL क्रॉस B मतलब ये IL इन द B नीचे, IL क्रॉस B, IL को B की तरफ घुमाना है, ऐसे ये इधर लगेगा, ये हो जाएगा ILB, ये फोर्स हो जाएगा ILB। ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो बताओ। अच्छा, अब हम चाहते हैं फाइंड B so that it just skids up the incline, वो B निकालो, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन तो दिए हुए हैं, वो भी निकालो कि जस्ट ऊपर चल दे, जस्ट ऊपर चल दे मीन्स अब ये अगर हम बाउंड्री केस पे है, ये ऊपर चलने ही वाला है,
जब ये अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंचेगा, लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचेगा, इट इज अबाउट टू स्पीड अप, उसमें फ्रिक्शन इसको बचाने के लिए इधर ऐड करेगा और मैक्सिमम ऐड करेगा। जब इसकी टेंडेंसी स्किड अप की है, उसमें फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और ये होता है म्यू एन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एन। अब तुमको इसको सॉल्व करना है। कौन कौन से फोर्स है? आई एल बी, एम जी, म्यू एन और एन। ये लास्ट केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके बाद ये मूव कर जाएगा, ये बाउंड्री केस है। इसको सॉल्व करना है, तो तुम कर सकते हो, तुम सबसे पहले इसमें लिखोगे इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करोगे, तो क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा। एग्रीड? n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा। दूसरा तुम लिखोगे इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे? म्यू इंटू एन इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, प्लस एम जी साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय आई एल बी कॉस थीटा। हो जाएगा? यहां से एन यहां उठा के डाल दो, आ जाएगा म्यू इंटू एन का मतलब है एम जी कॉस थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आई एल बी कॉस थीटा। ठीक है? तो तुम्हारा यहां से b निकल जाएगा। देखो तुम्हारा यहां से b निकल जाएगा, b वुड बिकम इक्वल टू, उस साइड लेके चाहिए, हो जाएगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, उस साइड ले जाओगे, हो जाएगा आई एल कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू, हाँ, म्यू इंटू आई एल साइन थीटा। ठीक है? ये हो जाएगा तुम्हारा ये आई एल साइन थीटा। ठीक, ये तुम्हारा, बस तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो सिंपल है, न्यूटन्स लॉ है, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? ये सारे वो केसेस थे जहां पे फील्ड यूनिफॉर्म था। एक ऐसा केस लेते हैं जहां फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी जब तुम उसको इंटीग्रेट करोगे डीएफ वेक्टर को, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं आएगा। देखते हैं वहां क्या होगा। ठीक है? ऐसे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तो मैंने वर्टिकली डाउन लिया, मैं इसको वर्टिकली अप कर देता तो ये फोर्स उलट जाता, मैं इसको इधर करता तो फोर्स इधर या इधर होता। अलग अलग केस में अलग अलग होगा। ठीक है? सो अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो क्या करेंगे? इफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? या तो उसकी मैग्नीट्यूड, या तो उसकी डायरेक्शन, या दोनों। फील्ड वेक्टर नॉट यूनिफॉर्म का मतलब या तो उसकी मैग्नीट्यूड, या तो उसकी डायरेक्शन, या दोनों हर जगह चेंज हो रहा है। आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो उस केस में तुमको क्या करना है? इस पूरी चीज को इंटीग्रेट करना है। क्या करोगे? आई डी एल क्रॉस बी, इसको इंटीग्रेट करोगे। आई तो बाहर चला आएगा, जनरली आई तो बाहर आ जाएगा। अभी तक तुम क्या करते थे कि बी को ही बाहर निकाल देते, अब तुम बी को बाहर नहीं निकाल सकते हो। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन, ये एक एक्स वाई प्लेन है, और यहां पर एक लूप रखा हुआ है इस तरह से, ये करंट कैरिंग लूप है। ठीक है? यहां दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अल्फा इंटू एक्स,
अल्फा इंटू एक्स आई कैप, सॉरी के कैप। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड सम कांस्टेंट अल्फा इंटू एक्स। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है और डायरेक्शन किधर है, के कैप। समझो, के कैप का मतलब एक्स वाई जेड टुक टुक के। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस तरह से है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड लेफ्ट टू राइट बढ़ती जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे के डायरेक्शन में है, तुम्हारी तरफ है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे अलग अलग है। तुमको अब इस लूप पे पूरा फोर्स निकालना, ये स्क्वायर लूप है, ये एक स्क्वायर लूप है, ये लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है, ये स्क्वायर लूप है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे फोर्स, ठीक। सबसे पहले अब तुम क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों पे फोर्स निकाल के जोड़ोगे। तो तुम क्या करोगे, यहां देखो, इस पूरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट है 0, इस पूरी लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी, एक्स कोऑर्डिनेट है 0, यानी यहां फील्ड कितनी है 0। तो यहां फील्ड ही नहीं है, तो इस वायर के इन सारे करंट पे फील्ड ही नहीं है, बी 0 है, इसीलिए फोर्स इसके ऊपर क्या होगा 0। x इक्वल टू 0 पे फील्ड क्या है 0 है, x इक्वल टू 0 पे फील्ड क्या है 0 है, इसीलिए यहां कोई फोर्स नहीं होगा। लेफ्ट वायर पे कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि लेफ्ट वायर जहां रखा है, जहां ये लेफ्ट का डीएल लोगे वहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। राइट को देखो, यहां से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की, यहां x इक्वल टू कितना है बताओ, l है, ये x इक्वल टू कितना है l है, यहां भी x इक्वल टू l, यहां भी x इक्वल टू l, यहां भी x इक्वल टू l, यानी यहां इस पूरे लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस पूरे लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कितना है बताओ, अल्फा इंटू एल। इस पूरे लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है अल्फा इंटू एल, क्योंकि इस पूरे लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है एल। तो यहां पे पूरे लाइन पे ये फिक्स्ड है अल्फा इंटू एल, यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड यहां, वही मैग्नेटिक फील्ड यहां, वही मैग्नेटिक फील्ड यहां, अल्फा इंटू एल। तो इसके ऊपर फोर्स कैसे निकालोगे, सिंपली आई एल क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा बताओ, आई करंट कितना है आई, एल कितना है यहां से यहां एल, बी कितना है अल्फा एल, बी कितना है यूनिफॉर्म बी है अल्फा एल। तो यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है। तो कितना है बताओ, आई एल क्रॉस बी। एल है इधर, बी है ऊपर, एल क्रॉस बी राइट वर्ड, एल है ऊपर, बी है तुम्हारी तरफ, सो एल क्रॉस बी राइट वर्ड होगा आई एल बी। दिस ये फोर्स लगेगा इसके ऊपर। अब ऊपर और नीचे को देखो, ऊपर और नीचे को देखो, तुम क्या करो, यहां से किसी डिस्टेंस x पे आओ, तुम यहां से किसी डिस्टेंस कहां जाओ, x पे जाओ, चले गए, और यहां एक छोटा सा डिस्टेंस कट करो, कितना dx। तुम यहां से किसी डिस्टेंस x पे जाओ और फिर एक छोटा सा लेंथ कट करो, कितना dx। तुम मान सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, कितना होगा, अल्फा इंटू एक्स। क्यों होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का सेम है। यहां करंट इधर है, यहां करंट इधर है और यहां करंट इधर है। अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड B है, अगर यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड B है जो कि वेरिएबल है, तो यहां बताओ आई एल क्रॉस बी किधर होगा, आई एल क्रॉस बी ऊपर होगा, यहां होगा आई डी एक्स बी, यहां क्या होगा आई डी एक्स बी। क्यों, आई इस डायरेक्शन में और बी ऊपर है, डी एक्स बी ऊपर होगा, आई डी एक्स बी। यहां क्या होगा बताओ, आई डी एक्स और बी तुम्हारी तरफ, आई डी एक्स और बी तुम्हारी तरफ, ये होगा नीचे, ये होगा आई डी एक्स बी। यानी कि जो फोर्स यहां लगेगा वही फोर्स यहां लगेगा। यहां पे थोड़ा छोटा फोर्स होगा क्योंकि यहां फील्ड थोड़ा कमजोर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट कम है, बट यहां जो फोर्स होगा वही फोर्स यहां होगा। यहां जो फोर्स होगा इससे बड़ा होगा, वही फोर्स यहां पे बनेगा। तो यहां जो फोर्स बनेगा बहुत छोटा बनेगा, वही फोर्स यहां बनेगा। तो तुम क्या देख रहे हो, जो भी फोर्स यहां है उसका ऑपोजिट फोर्स उसके सामने वाले पे है, तो ये कट जाएगा, ऊपर और नीचे कट जाएगा। तो उस कारण से इसके ऊपर फोर्स था नहीं, इसके ऊपर फोर्स यूनिफॉर्म था,
इसके ऊपर फोर्स था नहीं क्योंकि फील्ड जीरो था। यहाँ से यहाँ तक फील्ड यूनिफॉर्म था, कितना अल्फा इंटू एल, तो इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स निकल गया। यहाँ फील्ड वेरी कर रहा है, यहाँ एक्स, यहाँ डी एक्स लोगे फील्ड अलग होगा, यहाँ डी एक्स लोगे फील्ड अलग होगा, यहाँ डी एक्स लोगे फील्ड अलग, लेकिन जो फील्ड यहाँ होगा वही फील्ड यहाँ होगा, ऊपर नीचे फील्ड सेम है, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा है। तो यहाँ जो फोर्स होगा और यहाँ जो फोर्स होगा कैंसिल आउट होता जाएगा, तो पेयर बाय पेयर कैंसिल होगा। ऊपर और नीचे, ऊपर वाले वायर पे नेट फोर्स है, ऊपर वाले वायर पे नेट फोर्स है ऊपर, नीचे वाले वायर पे नेट फोर्स है नीचे, लेकिन इन दोनों का वेक्टर सम जीरो है, इसीलिए इस पूरे लूप पे सिर्फ यही फोर्स होगा, इस पूरे लूप पे यही फोर्स होगा। ये वो केस है, पहला केस, जहां पे फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म किस में नहीं है? मैग्नीट्यूड में। तो देखो डायरेक्शन तो हर जगह सेम ही है, डायरेक्शन तो हर जगह सेम है। अगर हम लेफ्ट साइड ना जाएं तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, ये एक्स होगा निगेटिव तो ये क्रॉस हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट राइट है, एक्स पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है, ये होल थिंग प्लस है तो के कैप में है। जैसे एक्स निगेटिव होगा तो हो जाएगा माइनस के कैप। खैर जो भी है, हमारा सिर्फ राइट साइड है। तो यहाँ पर क्या है, फील्ड की डायरेक्शन सेम थी बट मैग्नीट्यूड वेरी कर रही थी। अब एक केस लेते हैं जब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन वेरी कर रही है, उसको भी बोलेंगे कि वेक्टर बी नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेक्टर बी का मतलब है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। यहां कोई डाउट किसी को? नो सर। अब देखो, सोचे थे टॉर्क स्टार्ट करेंगे, लेकिन चलो पहले इसको कॉन्सेंट्रेट कर दो, बहुत सारे बच्चों का कल का क्लास छूट गया था। देखो जैसे मान लो एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कहना है ये एक रिंग रखा हुआ है, ये एक रिंग रखा हुआ है और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है आई। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो सेंटर से रेज के तरह, जैसे किसी बल्ब से रे निकलता है ना रेडियली, या किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, उस तरह से ये निकल रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, यानी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग, रेडियल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है रेडियल है, ठीक है। रेडियस ए है, करंट आई है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसकी रेडियस दी हुई है, इस रिंग की रेडियस दी हुई है ए, ठीक है। तो पूछा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, और कह रहा है कि वेक्टर इसकी डायरेक्शन हर जगह अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, और यहां भी बी है, और यहां भी बी है। सो हम कह सकते हैं ये एक रिंग है, ये है करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग रिंग, रेडियस ए, एंड फील्ड इज रेडियली आउट and same magnitude B everywhere on the periphery, everywhere on the ring। तो समझो ये फील्ड भी B मैग्नीट्यूड का है और ये फील्ड भी B मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। हमको इसमें फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे? हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा कट करते हैं, बहुत छोटा सा टुकड़ा जो लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। एक छोटा सा टुकड़ा आर्क लेंथ डीएल, क्या लेते हैं? आर्क लेंथ डीएल। यहां पे आईडीएल की डायरेक्शन ये है, क्योंकि करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट एलिमेंट होगा वो होगा आईडीएल इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी है वो इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स कितना होगा इस एलिमेंट के ऊपर? फोर्स कितना होगा? तो इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स बनेगा dF इज इक्वल टू आई dl b sin 90 डिग्री, और डायरेक्शन होगा आई dl क्रॉस b का डायरेक्शन होगा अंदर। देखो आई dl इधर और b इधर, आई dl
आई डीएल को बी की तरफ घुमाओ, आई डीएल क्रॉस बी अंदर, यानी ये इनवर्ड होगा। दिस फोर्स इज एक्टिंग इनसाइड द प्लेन, तो इसके ऊपर ये फोर्स होगा। तो इसको एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वही फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, वही फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। ऐसा ही फोर्स सब पे लगेगा अंदर की तरफ, इसीलिए जो नेट फोर्स होगा एफ वो हो जाएगा आई डीएल बी साइन 90 डिग्री का इंटीग्रेशन। सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में है तो सिंपली क्या करना है, जब यूनि डायरेक्शनल फोर्स होता है सिंपल जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आई कांस्टेंट, बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, इंटीग्रल ऑफ डीएल पूरे पाथ लेंथ, ये डीएल ये डीएल ये डीएल, ये डीएल वेक्टर नहीं है, इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर होता है 0, इंटीग्रल ऑफ डीएल वेक्टर होता है 0, बट इंटीग्रल ऑफ डीएल स्केलर होगा 2 पाई आर। इंटीग्रल ऑफ वेक्टर डीएल होता है 0, पर हमने यहां डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, हमने यहां डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, तो हम यहां पे क्या है मैग्नीट्यूड है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई इंटू बी इंटू 2 पाई ए। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग इनवर्ड्स, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग इनवर्ड्स। तो यहां पे ये लूप है, फिर भी नेट फोर्स 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, क्लोज लूप में नेट फोर्स 0 होगा तब जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट यहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, इसलिए फोर्स हो सकता है। कोई डाउट? यस का 12 नंबर क्वेश्चन है। सर कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लिया है? हाँ अच्छा एक मिनट, अच्छा क्रॉस लिया था ना, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। ये आई डीएल, ये हो गया आई डीएल क्रॉस बी ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई डीएल मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 डिग्री, डायरेक्शन यहाँ पे, तो ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, सही। हाँ वो डॉट नहीं होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन में 12 है, तुम देख सकते हो। एक और क्वेश्चन है उसमें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है और फोर्स पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं और फोर्स पूछा है, वो इस तरह से समझना है इसको। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है, ये एक्सिस है, ये एक्सियल सिस्टम है तुम्हारा, और ये 0 0 डी, यानी कि ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहां एक पॉइंट है जिसका सेंटर है 0 0 डी, 0 0 डी, यानी ये जेड एक्सिस पे है, हाइट डी पे, जेड एक्सिस पे हाइट डी पे, और यहां पर ऐसे करके एक रिंग रखा हुआ है, इसको सेंटर मान के एक्स वाई के प्लेन के पैरेलल एक रिंग रखा हुआ है, और यहां से ये फील्ड निकल रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही निकल रहा है जैसा फील्ड एक बल्ब से निकलता है या एक चार्ज से फील्ड निकलता है रेडियली ऑल डायरेक्शन। तो यहां से फील्ड ऐसे निकल रहा है, हर डायरेक्शन में निकल रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है। और इसका ये कहना है कि जब ये यहां पहुंचता है इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया, उसकी डायरेक्शन है रेडियल, उसकी डायरेक्शन है रेडियल, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड है बी नॉट। यहां पे दिया हुआ है बी इज इक्वल टू बी नॉट, मैग्नीट्यूड है बी नॉट और डायरेक्शन है रेडियल आर कैप या ई आर कैप, जो समझो। यहां से पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है, यहां से पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में, और ये एक करंट कैरिंग लूप है, ये एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप है। इस तरह से मान लो, कैसे भी है ऐसे भी, ये करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस है ए, रेडियस कितनी है इसकी, ए। आपको ये बताना है इस रिंग के ऊपर कितना फोर्स सेट करेगा, समझ रहे हो। ये कोनिकल ये कोन बना रहा है, फील्ड लाइन से कोन बना रहा है, और उस कोन के पेरिफेरी पे ये रिंग रखा हुआ है। हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तुमको बताना है फोर्स कितना लगेगा, तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले क्या करोगे, बिकॉज फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तुमको निकालना पड़ेगा एक ही
फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? DF इज इक्वल टू आई DL क्रॉस B। पहले एक DL एलिमेंट कट करो, सबसे पहले एक DL एलिमेंट कट करो। कहां करोगे कट? यहां कट कर लो। सबसे पहले एक DL एलिमेंट कट करो। कहां करोगे? यहां कर लो। चलो कट। यहां पे तुम एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एलिमेंट है, कट कर लो DL। ये कैसा दिखेगा? ये कैसा दिखेगा DL एलिमेंट? ये DL एलिमेंट कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये रिंग है और हम क्या कर रहे हैं, यहां से फील्ड इस तरह से है, ऐसे करके फील्ड लाइंस है, ऐसे करके फील्ड लाइंस है। हम यहां पे एक छोटा सा लेंथ कट कर रहे हैं। हम यहां एक छोटा सा लेंथ यहां पे कट कर रहे हैं, ऐसे करके। तो ये लेंथ लगभग, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल होगी। ये जो लेंथ होगी यहां पे, ये टेंजेंशियल होगी और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन जो इस पे टेंजेंट है, ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक है, इस पे जो ये टेंजेंट है, ऐसे करके जो टेंजेंट इसके ऊपर है, और यहां जो फील्ड इस तरह से है, ये दोनों मिलके एक प्लेन डिफाइन कर रहे हैं। देखो, ये टेंजेंट और ये मिलके एक प्लेन डिफाइन कर रहे हैं। तुम्हारा फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना है। ये है आइडियल, ये है बी। ये है आइडियल तुम्हारी तरफ, ये टेंजेंशियल तुम्हारी तरफ जो है, ये है आइडियल और ये है बी। आइडियल क्रॉस बी करोगे तो क्या होगा? आइडियल क्रॉस इसके परपेंडिकुलर जाएगा, यानी इस तरह बनेगा। देखो, हम अगर यहां देखें तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो बी की डायरेक्शन तो ये है भाई। इस पॉइंट पर बी की डायरेक्शन तो ये है। एग्रीड? बी की डायरेक्शन ये है। डीएल वेक्टर या तो यहां पे अंदर की तरफ है, अगर ऐसे घूम रहा है तो, अगर इस तरह से घूम रहा है, यहां पे अंदर है और यहां पे बाहर है। अगर रिंग में करंट ऐसे घूम रहा है तो सबसे लेफ्ट में अंदर है और सबसे राइट में बाहर है, या फिर उल्टा घूम रहा है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक जो करंट है आइडियल, वो अंदर के तरफ है। क्यों है? क्योंकि यहां से यहां पे ये जो पॉइंट है तुम्हारे सबसे ऊपर का पॉइंट है, फिर ये जो पॉइंट है वो सबसे राइट का पॉइंट अंदर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। तो समझो, सबसे नियरेस्ट में टेंजेंशियली राइट, सबसे राइट में टेंजेंशियली इन, सबसे दूर टेंजेंशियली लेफ्ट और सबसे लेफ्ट टेंजेंशियली बाहर, ऐसे करके करंट मूव कर रहा। तो यहां पे करंट होगा आइडियल तुम्हारी तरफ, आइडियल तुम्हारी तरफ, और यहां होगा आइडियल अंदर की तरफ। अगर ऐसा है तो आइडियल हो गया इधर, बी हो गया इधर, आइडियल क्रॉस बी। आइडियल यहां एक नेल ठोक दो, यहां एक कील ठोक दो, तो उसके साथ ये कितना बना रहा है? 90 डिग्री पहली बार। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आइडियल क्रॉस बी। तो आइडियल अंदर और फील्ड इस तरह से, देखो, आइडियल भीतर अंदर की तरफ और फील्ड इस तरह से, और फील्ड इस तरह से, आइडियल क्रॉस बी। आइडियल क्रॉस बी करोगे इधर आएगा, आइडियल बी साइन 90 डिग्री। ये होगा फोर्स डीएफ। क्यों होगा समझो, आइडियल भीतर, बी इस तरह से, ये और ये दो चीजें हैं, ये सेट है। ये आइडियल भीतर की तरफ है और बी इधर है। तो हम आइडियल को क्या कर रहे हैं? बी की तरफ घुमा रहे हैं। हम इस आइडियल को क्या कर रहे हैं? बी की तरफ घुमा रहे हैं। तो इस तरह बनेगा आइडियल क्रॉस बी, इसके और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। सोचना, ये हो गया फोर्स इसके ऊपर। क्या हम इसको इंटीग्रेट कर दें? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां ये फोर्स लग गया इधर, इस पूरी रिंग पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ऐसे, इस पूरी रिंग पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, हर पॉइंट पे इस तरह से रिंग पे फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो ना? तो अब हमको अगर इसका वेक्टर सम निकालना है, हम जानते हैं इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बाहर की तरफ बनेगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ बनेगा। जो बाहर की तरफ कंपोनेंट है वो टेंशन क्रिएट करेगा, जो कल बताए थे। ये बाहर की तरफ जो कंपोनेंट है, ये जो है डीएफ, और ये एंगल मान लो थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये डीएफ कॉस थीटा होगा। ये डीएफ कॉस थीटा है जो कहां लग रहा है? रेडियली बाहर की तरफ लग रहा है हर पॉइंट पे। ये इसको एलोंगेट करना चाहेगा, ये इसको टाइट करना चाहेगा, वो टेंशन क्रिएट करेगा। दिस डीएफ कॉस थीटा क्रिएट्स टेंशन,
और तुमसे ये जानना चाहे इसमें टेंशन कितना होगा, तुम निकाल सकते हो, जो कल बताए थे। सिंपली इसको क्या करोगे, टी डेल्टा थी साइन थीटा से इक्वेट करके, क्योंकि अगर इसमें टेंशन टी है, अगर इसमें टेंशन कितना है, टी है, तो टी डेल्टा थीटा भीतर की तरफ, टी डेल्टा थीटा आर्क लेंथ पे भीतर की तरफ, इसको बैलेंस करना चाहिए। ये होगा डीएफ कॉस थीटा। हमको इस क्वेश्चन में एसयूरोमा में जो पूछा गया वो ये पूछा गया है कि फोर्स कितना होगा। क्या पूछा गया है, फोर्स कितना। देखते हैं पहले नेट फोर्स। ये जो फोर्स है वैसा एक फोर्स यहां बनेगा डीएफ कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियल कंपोनेंट नेट फोर्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो पहली बात ये समझो, नेट फोर्स वुड बी, नेट फोर्स ऑन द रिंग इज इक्वल टू डीएफ साइन थीटा। ये कितना है, डीएफ साइन थीटा। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीएफ साइन थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारे डीएफ साइन थीटा नीचे एक तरफ ऐड करेंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीएफ का मतलब है आई डीएल बी साइन 90 डिग्री इंटू साइन थीटा। तुम जानते हो आई कांस्टेंट है, बी का मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट है, साइन थीटा हर जगह कांस्टेंट है, डीएल का इंटीग्रल, ये जो आर्क लेंथ था डीएल, इसका इंटीग्रल जब लोगे पूरे लूप पे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई ए। अगर इसकी रेडियस ए है तो डीएल का इंटीग्रल डीएल जब जोड़ते जाओगे आएगा 2 पाई ए। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा आई बी 2 पाई ए, आई बी 2 पाई। और साइन थीटा को तुम लिख सकते हो, देखो तुम साइन थीटा को क्या लिखोगे, ये देखो ये है ए, ये है डी, तो ये कितना है बताओ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये है ए, ये है डी, तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो साइन थीटा को तुम लिख दोगे ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा नेट फोर्स जो कि डाउनवर्ड होगा, ये होगा नेट फोर्स जो कि डाउनवर्ड होगा। अगर तुमसे मैं ये पूछूं फाइंड द टेंशन इन द रिंग, तो क्या करोगे, टेंशन इन द, ये नहीं पूछा गया है बट मैं तुम्हें बता रहा हूं टेंशन इन द रिंग। इस रिंग में टेंशन कितना है, ये मैंने कल ही बताया था। यहां जो रेडियल फोर्स है बाहर की तरफ वो है आई डीएल बी कॉस थीटा, आई डीएल बी कॉस थीटा, ये रेडियल फोर्स था। इसको उड़ जाना चाहिए था, इस रेडियल फोर्स की वजह से इस डीएल लेंथ को क्या करना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। ये डीएल लेंथ है, ये मान लो डी थीटा है, इसको उड़ जाना चाहिए था, बट ये मतलब इसको जो है भागना चाहिए था, बट कोई तो इसको रोके हुए है। कौन रोके हुए है, इस एंड पे यहां अगर टेंशन टी है टेंजेंशियली, और यहां अगर टेंशन टी है तो इसको यही टेंशन रोके हुए है। तो क्या लिख दोगे यहां पे, आई डीएल बी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू, हम बता चुके हैं टेंशन जब भी टी और टी दिखे और डी थीटा वो सबटेंड कर रहा है, सीधे क्या होगा, टी डी थीटा, टी डी थीटा, टी डी थीटा। ठीक, अब क्या करोगे, डीएल को लिख दोगे, डीएल को लिख दोगे रेडियस इंटू डी थीटा। ये हो जाएगा आई इंटू डीएल लेंथ क्या है बताओ, ये है रेडियस ए इंटू डी थीटा इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी डी थीटा। डी थीटा कट गया तो टेंशन कितना आ जाएगा, आई ए बी कॉस थीटा। कितना आ जाएगा टेंशन, आई ए बी कॉस थीटा। जहां कॉस थीटा तुम जानते हो डी बाय, जहां कॉस थीटा तुम जानते हो डी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो जाएगा आई ए बी और कॉस थीटा वजह डाल दोगे डी बाय, देखो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा होगा डी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो तुम ये कर सकते हो। ठीक, कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ, उसका वेक्टर सम 0 हो जाएगा बिल्कुल। इसको y नहीं कहेंगे, y इसलिए नहीं कहेंगे इसको y, हाँ यहाँ तुम y देख लेंगे, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेडियल फोर्स का वो y एक्स प्लेन में होगा,
है ना, ये वाई एक्स पे, हाँ ये लेकिन डायमेट्रिकली अपोजिट कैंसिल करते चले जाएंगे बिल्कुल, इसीलिए उसका नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। तो सर ये फिर टेंशन भी जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? टेंशन क्यों जीरो होना चाहिए? उस पे ही देख रहे हैं अपन, टोटल टेंशन निकालेंगे तो जीरो ही आना चाहिए। हाँ टोटल टेंशन जीरो होगा, करेक्ट, बट टेंशन जीरो नहीं होगा, टोटल टेंशन जीरो होगा, करेक्ट। टेंशन का वेक्टर सम पूरे सिस्टम पे जीरो होगा, लेकिन ये तो एक स्प्रिंग को मैंने एलोंगेट किया हुआ है, उसमें टेंशन है, बट टोटल टेंशन तो जीरो है ना। अगर मैं पूरे सिस्टम को मान लूं तो जितना टेंशन है उतना टेंशन है, दोनों तो कट जाएगा ना। देखो फोर्स जीरो होना और नेट फोर्स जीरो होना अलग अलग चीज है। मैं तो बता रहा हूं कैसे, मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो है, मैं खड़ा हूं, मेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो है, मैं खड़ा हूं, मुझे दो लोग खींच रहे हैं, मेरे हैंड्स को दो लोग खींच रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, इक्वल फोर्स से, तब भी नेट फोर्स जीरो है, बट फर्क है, आई वुड फील द प्रेशर, हमको एलोंगेशन फील हो रहा है। प्रेशर में क्या होता है ये बताओ, प्रेशर में क्या होता है, दबाव क्या होता है? हम एक बॉल को लेते हैं, जैसे ये बॉल है, देखो इस पे नेट फोर्स अभी जीरो है, अभी भी इस पे नेट फोर्स जीरो है, बट प्रेशर जीरो नहीं है, समझ रहे हो ना? तो नेट फोर्स जीरो होना और फोर्स जीरो होना दोनों में फर्क है। दो फोर्स है कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो उसमें प्रेशर भी आता है, उसमें सब कुछ आता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हर तरफ से तुम इसको खींच रहे हो, हर तरफ से तुम इसको, इस रिंग को, ये रिंग एक ढीला पड़ा हुआ रिंग है, समझ रहे हो ना, एक शिथिल पड़ा हुआ स्लैक्ड रिंग है, तभी इसने फोर्स आया और ये तन गया, इतना तन गया कि कमजोर होता तो टूट जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो वो जो तना हुआ रिंग है और जो ढीला रिंग था, दोनों में एक फर्क है। तना हुआ रिंग में टेंशन जीरो था, सॉरी ढीला रिंग में टेंशन जीरो था। अब टेंशन, नेट टेंशन है लेकिन कैंसिल आउट हो रहा है, अभी इसमें एलोंगेशन है। अगर ये इलास्टिक होगा स्टील का बना हुआ, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी ड्यू टू यंग्स मॉडुलस की वजह से ये लमड़ जाएगा। अगर ये रबड़ का होता, कंडक्टिंग रबड़ का, तो ये एलोंगेट कर जाता, बड़ा हो जाता। देखेंगे ये सब, ठीक है। चलो नाउ वी आर कमिंग टू, हमने फोर्स देख लिया है, तुम एससी वर्मा पूरा बना सकते हो, ठीक, एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। अब हम आ रहे हैं टॉर्क, अब हम क्या लेंगे, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। टॉर्क, ठीक है। देखो हमने क्या देखा कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें तुम किसी लूप को रख दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक किसी लूप को रख दो, उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। नाउ व्हाट अबाउट टॉर्क? सो क्वेश्चन इज, हम जानना चाहते हैं, इफ ए करंट कैरिंग लूप, क्लोज लूप is placed in a uniform magnetic field, we know that the net force on the loop is zero. The net force on the loop is zero always. अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो कांस्टेंट है, तो किसी भी शेप का लूप डाल दो, तुम ये देख चुके हो कि उसमें नेट फोर्स जीरो आता है। ना व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क कितना ऐड करेगा? तो लेट अस फाइंड द टॉर्क। टॉर्क हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहां से हम जानेंगे कि टॉर्क कैसे निकालते हैं और कैसे एक लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट अबाउट टॉर्क? नाउ क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट टॉर्क? तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी इस तरह से लूप लेते हैं, किस तरह से, इस तरह से, एक रेक्टेंगुलर लूप है, लेट अस टेक ए रेक्टेंगुलर लूप, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, और इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, और ये इसका जो है
एक लाइन इस तरह से है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहां एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था इस तरह से, यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे प्रेजेंट है इस तरह से, यहां पे हर जगह एक डॉट के फॉर्म में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे एक डॉट के फॉर्म में जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट है। इसकी लेंथ मान लेते हैं L है, इसकी विड्थ मान लेते हैं B है। इसकी लेंथ L है और विड्थ B है। इसका नाम दे देते हैं P Q R S। सबसे पहले हम इस पोजीशन पे जानना चाहते हैं कि इस पे फोर्स क्या क्या लग रहे हैं। हम जानना चाहते हैं फोर्स क्या क्या लग रहे हैं। तो देखो IL क्रॉस B ऊपर की तरफ, यहां एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कितना लगेगा, ये फोर्स लगेगा ILB, यहां फोर्स कितना लगेगा ILB, ठीक। IL इधर और B तुम्हारी तरफ, IL क्रॉस B। यहां एक फोर्स लगेगा तुम्हारी तरफ, यहां डाउन ILB। यहां एक फोर्स लगेगा इधर IBB। लेंथ कितना है B, तो देख लो B ऊपर L और B लेंथ ऊपर और B तुम्हारी तरफ ILB। यहां एक फोर्स लगेगा ऐसे IBB। बिकॉज फोर्स यूनिफॉर्म है, समझो, बिकॉज फोर्सेस यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे फोर्स इक्वल है, इसीलिए इसके मिड पॉइंट पे लगेगा, इसके मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 फोर्सेस है। तो बताओ फोर्स कितना है नेट, व्हाट इज नेट फोर्स, 0। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, नेट फोर्स 0। टॉर्क कितना है हम जानना चाहते हैं इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हम जानना चाहते हैं। ये जो एक्सिस तुमको दिख रहा है, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना है। तो देखो इसका टॉर्क 0 एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका 0, इसका पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, होना भी चाहिए। तुम समझो अगर हम किसी चीज को इधर से खींच रहे हैं, इधर से इधर खींच रहे हैं, इधर से इधर खींच रहे हैं, इधर से तुम्हारी तरफ खींच रहे हैं, इधर से इधर खींच रहे हैं, हम इस 4 रस्सी बांध देते हैं, हम इस पे 4 रस्सी बांध देते हैं। एक से इसको ऊपर खींच रहे हैं, नीचे वाले से नीचे खींच रहे हैं, लेफ्ट वाले से लेफ्ट खींच रहे हैं, राइट वाले से राइट खींच रहे हैं। इस पे नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में है, तो ना ये घूमेगा ना ये चलेगा, ठीक। तो टॉर्क 0। अब सोचो जब ये टॉर्क 0 था, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, कैसे किया, ऐसे इसको घुमा दिया, ये था ना इस तरह से था, नेट फोर्स था 0, ऊपर भी नीचे भी, तुम्हारी तरफ और मेरी तरफ। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमा दूंगा, अब टॉर्क लग जाएगा, अब ये टॉर्क लग जाएगा। अब मैं देख रहा हूं टॉर्क कितना लगेगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको अब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा इस एक्सिस के अबाउट मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूं, इस एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट करता हूं, कैसे, ऐसे। समझ रहे हो, यानी ये पॉइंट P डैश पे पहुंच गया, ये पॉइंट Q डैश पे पहुंच गया। हमने इसको कितने से रोटेट कर दिया, थीटा से। मैंने इसको थोड़ा सा एंगल थीटा से अंदर की तरफ, इस पॉइंट को अंदर की तरफ, इसको बाहर की तरफ दबा दिया। मैं अगर इसको देखना चाहूं अच्छे से साइड व्यू में, तो मैं इसको यहां से देखता हूं, मैं इसको यहां खड़े होके देख रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा था, शुरू में क्या दिखेगा, अगर मैं यहां खड़ा होके देखूंगा इसको, मुझे सिर्फ PQ दिखेगा, क्योंकि P के पीछे S छिप जाएगा और Q के पीछे R जो है छिप जाएगा। तो मैं अगर यहां से देखूं तो मुझे कुछ इस टाइप से दिख रहा था। क्या दिख रहा था, मैं अगर यहां से देख रहा हूं, एज सीन बाय दिस पर्सन, मैं अगर यहां खड़ा होकर देख रहा हूं, मान लो इस पॉइंट का नाम दे दो तुम, इस पॉइंट का नाम तुम दे दो सपोज CD दे दो, तो मुझे यहां पे D, यहां पे Q और यहां पे P दिख रहा था। मैं जब यहां पे खड़े होके देख रहा हूं, मैं इसके सामने खड़े होकर देख रहा हूं, तो मुझे ये P दिख रहा था, D दिख रहा था और Q दिख रहा था। मुझे ये भी दिख रहा था P से D होते हुए Q तक करंट जा रहा है। मुझे ये भी दिख रहा था कि P से D के होते हुए करंट जा रहा है, फिर ये करंट ऊपर जाके अंदर घुस जा रहा है, और फिर ये करंट यहां से मुझे दिखा नहीं, फिर ये करंट इधर से वापस आ रहा है।
ये दिखेगा ना। मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मुझे दिख रहा है ये पॉइंट P है, यहां से करंट जा रहा था ऊपर, फिर यहां से करंट जा रहा था भीतर, ये क्रॉस, फिर ये तो मुझे दिखाई नहीं, फिर करंट मैं देख रहा हूं इधर से मेरी तरफ आके और फिर यहां से टर्न लेके निकल गया है। मुझे ये दिख रहा था, मुझे क्या दिख रहा था, मुझे दिख रहा था इसके ऊपर एक फोर्स था ऊपर, इसके ऊपर एक फोर्स था नीचे, मुझे इसके ऊपर का एक फोर्स दिख रहा था और ये दिख रहा था इस डायग्राम में, मुझे एक फोर्स अपनी तरफ दिख रहा था, एक फोर्स दूर दिख रहा था। अब सोचो, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो अब मेरा ये बन जाएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये और ये पॉइंट, ये अब मेरा ऐसे हो जाएगा। मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर एक फोर्स लग रहा था ILB और यहां पे एक फोर्स लग रहा था ILB। ये ILB वही रहेगा जो पहले था, ये ILB वही रहेगा जो पहले था। तो मैं क्या देखूंगा, जब मैंने इसको घुमाया ना तो ये पॉइंट Q यहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो मैं देख सकता हूं ऐसे हो जाएगा, ये पॉइंट Q पहुंच जाएगा Q डैश पे और ये पॉइंट P पहुंच जाएगा P डैश पे। अब यहां जो फोर्स पहले लग रहा था ऊपर ILB और यहां जो फोर्स पहले लग रहा था ILB, वही अभी भी है, ये ILB अभी भी है और ये ILB अभी भी है। यानी जब तुम इसको टिल्ट करोगे तो ये फोर्स तो नहीं बदलेगा, ये फोर्स तो नहीं बदलेगा, ये फोर्स भी नहीं बदलेगा, लेकिन 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 जो फोर्स यहां लग रहा था पहले ऊपर, वो अब तुमको थोड़ा सा वहीं ऊपर ही लग रहा है, बट अब तुमको इस तरह से दिखेगा, इस एक्सिस से ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा। और जो फोर्स पहले यहां लग रहा था नीचे, पहले जो फोर्स यहां लग रहा था नीचे, अब वो तुमको उसी डायरेक्शन में इस तरह दिखेगा। यानी अब तुमको साइड व्यू में क्या दिखेगा कि इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम देखो, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये तुमको दिखेगा इस तरह से और ये दिखेगा इस तरह से। अब तुमको टॉर्क निकालना है किसके अबाउट, अभी भी नेट फोर्स 0 है, देखो ये और ये कैंसिल, और ये तुम्हारी तरफ IBB अभी भी है और एक IBB तुमसे दूर अभी भी उधर कट जाएगा। इन दोनों का टॉर्क निकालना है किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट तुमको टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस CD। इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में जब तुमने इसको थीटा से डिस्प्लेस किया था तो कितना टॉर्क होगा, तो कितना टॉर्क होगा। तो ये बताओ, ये जो फोर्स लग रहा था ILB, इसका टॉर्क इस सेंस में होगा, इस एक्सिस के अबाउट ये चाहता है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और ये भी चाहता है इसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना। कितना, ये डिस्टेंस कितना था L/2, ये डिस्टेंस कितना था B/2, ये डिस्टेंस था B/2, कितना था ये B/2। क्यों, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस B था पूरा, ये था B/2, ये था B/2, ये भी कितना है B/2। तो इसका टॉर्क तुम क्या लिखोगे, क्या लिखते हो तुम, लिखते हो फोर्स R क्रॉस F। R कितना है यहां से B/2 इंटू ILB, ये होगा B/2 इंटू ILB साइन थीटा, B/2 इंटू ILB साइन थीटा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस इसके कारण भी जो टॉर्क होगा वो होगा B/2 डिस्टेंस इंटू ILB साइन थीटा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि यहां देखो पोजीशन वेक्टर यहां ये था, फोर्स वेक्टर ये था R क्रॉस F। यहां जब तुम जाओगे पोजीशन वेक्टर भी उलट गया, पोजीशन वेक्टर भी उलट गया और फोर्स भी उलट गया। अगर ये फोर्स F है, ये फोर्स माइनस F है, अगर ये वेक्टर F है तो ये वेक्टर माइनस F है, ये अगर R वेक्टर है ये माइनस R वेक्टर है, तो R क्रॉस F इज सेम एज माइनस R क्रॉस माइनस F, सेम आएगा। तो ये तुम्हारा सेम डायरेक्शन में आएगा, तो ये तुम्हारा टॉर्क आएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू, देखो दोनों को मिला दो, कितना आ जाएगा ILBB साइन थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। किस डायरेक्शन में बताओ, तुमने इसको घुमाया था क्लॉकवाइज, तुमने इसको घुमाया था क्लॉकवाइज, टॉर्क किधर लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तुमने इसको घुमाया था क्लॉकवाइज,
टॉर्क किधर लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं उसको, ये हम इसको अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें। हम जानते हैं B इंटू एल क्या है, एरिया। B इंटू एल क्या है बताओ, ये लेंथ और ये विथ, हमने ये रेक्टेंगुलर लिया था, लेंथ इंटू विथ क्या हो गया, एरिया। तो ये हो जाएगा I इंटू ए बी साइन थीटा, I इंटू ए बी साइन थीटा। ना यहां हम एक चीज डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर। फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम एक एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, क्या क्या चीज, हाँ बिल्कुल SHM करेगा, हाँ करेगा। देखो हम एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू, वेक्टर A इज द एरिया वेक्टर। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से, हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड इसकी होती है इक्वल टू एरिया, मैग्नीट्यूड इज एरिया, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एरिया। एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर पॉसिबल है, समझो इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल, एक ये, एक तुम्हारी तरफ भी इसके परपेंडिकुलर है और एक मेरी तरफ भी इसके परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तुम्हारी तरफ भी और मेरी तरफ भी। तो इसका ये कहना है कि जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो। जिस सेंस में करंट फ्लो कर रहा है लूप में, उस सेंस में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो। तो थंब का डायरेक्शन बताएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन, वो नॉर्मल लेना है। So, and direction is normal to the plane of the area which thumb points, if right hand fingers are curl along the current, that means अगर किसी लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर किसी लूप में करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, समझो इसका मतलब है एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ होगा। क्यों होगा, अगर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एरिया तो इसका जो भी है, इसका एरिया जो भी है मैग्नीट्यूड वाइज इस लूप का, वो ले लो और डायरेक्शन क्या लोगे, राइट हैंड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ थंब के डायरेक्शन में। लेकिन अगर एरिया, अगर करंट इस तरह से है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। अगर हम ऐसा कर लें, एरिया का वेक्टर मान लें, तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू ए क्रॉस बी। क्या लिख सकते हैं, I इंटू ए क्रॉस बी। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रहा है। I ए को क्या मान लिए, वेक्टर। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, एरिया वेक्टर है, बी है, और एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल होता है थीटा। यहां देखो, यहां देखो, अगर तुम यहां देखो तो करंट यहां पर कैसे फ्लो किया था बताओ, यहां करंट फ्लो कर रहा था P से Q, P डैश से Q डैश कर रहा था ना ऐसे। तो यहां जो करंट फ्लो कर रहा था वो ऐसे कर रहा है, देखो जो तुम्हारा ये है P से Q, ऐसे P से Q, इस तरह से देखो P से Q, करंट तुम्हारा कहां था, P से Q, ऐसे, फिर ऐसे अंदर, फिर इधर, इधर और फिर इधर। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा एरिया वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा। देखो क्योंकि करंट यहां से क्या हो रहा था बताओ, करंट यहां से जा रहा था ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यानी अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे करंट इस तरह से जाता है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मैं इसको इस तरह करूंगा, थंब ये होता। तो थंब ये होता मतलब मेरा एरिया वेक्टर ये होता। कौन सा, मेरा इस क्वेश्चन में एरिया वेक्टर ऐसे आता। और अगर ये एरिया वेक्टर होता तो इस मैग्नेटिक फील्ड, कहा गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या था बताओ, मैग्नेटिक फील्ड था इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मींस P से Q जो है, ये जो प्लेन था इस तरह से, इसके परपेंडिकुलर था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था। तो देखो, तो अगर ये एंगल थीटा है, हमने इसको थीटा से घुमाया था, दिस प्लस दिस 90, ये भी थीटा है। तो बेसिकली हमारा क्या आया, टॉर्क का वैल्यू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में क्या
आई ए क्रॉस बी। क्या आया? आई ए क्रॉस बी। तो हमारा हमने ये रेक्टेंगल के लिए निकाला है टॉर्क का एक्सप्रेशन। हमारा जो है कंक्लूजन ये है कि हमारा टॉर्क जो है आया है ए क्रॉस बी। हमारा टॉर्क आया है कितना? आई इंटू ए क्रॉस बी, आई इंटू ए क्रॉस बी। अब समझो, किसी भी जगह टॉर्क निकालना होगा तो आई ए क्रॉस बी, आई करंट, ए एरिया वेक्टर, क्रॉस बी, क्रॉस बी। हम इससे टॉर्क निकाल सकते हैं किसी करंट कैरिंग लूप पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी पे बेस्ड होता है। हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है बेसिक इंस्ट्रूमेंट मेजर करने का, जिसको हम वोल्ट मीटर या एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, वो इसी पे बेस्ड होता है। वो सब देखेंगे हम। आई ए क्रॉस बी, आई ए वेक्टर ए क्रॉस बी। अब समझो इसका मतलब, हम इसको फिर से एक बार बता रहे हैं। ये डायरेक्शन तुम बहुत सारे बुक्स में देख सकते हो, तो हम इसको बता रहे हैं। हमने ये जो डेरिवेशन किया था ये रेक्टेंगुलर लूप के लिए किया था, सिंपलिसिटी के लिए। हमने ये जो डेरिवेशन किया था ये रेक्टेंगुलर लूप के लिए किया था, ये कैलकुलेशन आसान हो। बट ये किसी भी शेप के लूप के लिए वैलिड है, किसी भी शेप ऑफ लूप के लिए वैलिड है। ठीक है, तो समझो इस बात को। इफ बी इज यूनिफॉर्म everywhere, force on a current loop is 0. Second, torque on current loop is I A cross B. अगर उस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक बार लूप घुमाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार घुमा दो। अगर एक वायर को 10 बार घुमा दो तो हर लूप पे एक लगेगा, तो ये हो जाएगा एन आई ए क्रॉस बी। क्या हो जाएगा? एन आई ए क्रॉस बी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एक टर्न है तो 1 लो, अगर 10 टर्न है तो 10 टाइम कर दो, क्योंकि हर लूप पे इतना टॉर्क लगता है, तो इतना हो जाएगा एन आई ए क्रॉस बी। ठीक है, हमको ये कुछ कुछ याद आ रहा है। कैसा? अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते थे, और अब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, हमको याद आ रहा है कि जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ई यूनिफॉर्म, हम किसी मैग्नेटिक डायपोल को रखते थे -q और +q, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता था, और ये टॉर्क होता था P क्रॉस E। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम किसी -q, क्योंकि यहाँ एक फोर्स लगेगा QE और यहाँ लगेगा -QE, यहाँ फोर्स राइट, यहाँ फोर्स लेफ्ट, ये एंगल होता था थीटा बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। याद है? यस सर। ये दोनों मिलता जुलता एक्सप्रेशन है। यहां भी टॉर्क है, यहां भी टॉर्क है, यहां भी टॉर्क है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इसीलिए ये इसका काउंटर पार्ट है, ये इसका काउंटर पार्ट है। यानी हम कहेंगे इस चीज को हम बोलते हैं म्यू वेक्टर, या कुछ बुक्स में इसको हम बोलते हैं एम वेक्टर। ठीक, अलग अलग बुक अलग अलग यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए लूप, ऑफ ए करंट लूप। मैग्नेटिक डायपोल, इसका वैल्यू कितना होगा? एन आई वेक्टर ए, एन आई वेक्टर ए। ठीक, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जो काम -q करता है वो काम यहां साउथ पोल करता है, और जो काम +q करता है वो यहां नॉर्थ पोल करता है। ये एक किस्म का बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट को हम बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं? डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल।
माइनस क्यू मीन्स साउथ पोल, प्लस क्यू मतलब नॉर्थ पोल। उसका मोनोपोल में अगर कहा जाए तो उस तरह से उसका काउंटर पार्ट बनता है। यानी करंट कैरिंग लूप समझो, अगर एक करंट ऐसे घूम रहा है किसी लूप में तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तुम करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ तो थंब के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है और उल्टा साउथ पोल होता है। ये बहुत जगह पे हम इसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन निकाल देते हैं इस तरह से। तो समझना, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल। यानी कि मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ नहीं करता है, इसीलिए हम उसको बस एनालॉजी लेते हैं, हालांकि वो गलत है लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए हम एक तरह से कंपैरिजन में करके क्वेश्चन तो निकाल लेते हैं, पर उसको मोनोपोल डायरेक्टली कहना गलत है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बनता है। कुछ बुक्स कहते हैं कि लो, कुछ बुक्स कहते हैं ये गलत है लेकिन ले सकते हैं, कुछ बुक कहते हैं गलत ही है। बट क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाया था, क्योंकि जब आप इंटर रिलेशन दो चीज़ों के बीच में करते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है समझो, इमेजिन करो कि मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और मेरे पास यहां पर एक लूप है ऐसे करके, एन टर्न्स है, एन टर्न्स है। इसमें क्या है, एन टर्न्स है, ठीक है। इसमें एन टर्न्स है ऐसे करके, आई है, इसमें एन टर्न्स है, मतलब इस तरह से ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करंट घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। बस तुम्हारे तरफ जो सबसे इस साइड का पॉइंट है, तो करंट कुछ इस टाइप से है, करंट कुछ इस टाइप से ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे। तो थंब का डायरेक्शन अगर हम इसको इस तरह से घुमाएं तो थंब का डायरेक्शन इधर पॉइंट कर रहा है, यानी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इधर पॉइंट कर रहा है। ये हो जाएगा इसका आई ए, एन आई ए वेक्टर। क्या हो जाएगा ये, एन आई ए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, म्यू वेक्टर। हर तरह से, चाहे इसका फील्ड लाइन देख लो, चाहे इसका इफेक्ट देख लो, चाहे इसका फील्ड एक्सियल पॉइंट पे देख लो दूर, या इक्वेटोरियल पॉइंट पे देख लो, ये बिहेव करता है मैग्नेटिक डायपोल की तरह इस तरह से। कैसे बिहेव करता है, ये बिहेव करता है कि इसके सेंटर पे ऐसा लगता है, ये बिल्कुल वैसा ही फील्ड क्रिएट करता है, सब कुछ करता है कि ऐसा लगता है कि इसके सेंटर पे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक मैग्नेट रखा है जिसका नॉर्थ पोल यहां है और जिसका साउथ पोल यहां है। समझो, जिधर के तरफ थंब पॉइंट करेगा वो नॉर्थ होता है, नॉर्थ, उसका उल्टा साउथ होता है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। एक्सपेरिमेंटली यहां एक नॉर्थ, यहां एक मैग्नेट रखा हो या एक करंट रखा हो, हमको पता नहीं चल, हम कोई एक्सपेरिमेंट से पता नहीं कर सकते वो मैग्नेट है कि ये करंट कैरिंग वायर है। तो एवरी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, एन आई ए। अगर हम इसको एनालॉजी से डायरेक्ट बनाएं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो जो करते थे वो यहां कर सकते हैं। तो समझो, यहां पे सिर्फ फर्क इतना है कि डायपोल के केस में माइनस और प्लस चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन होता था डायपोल का डायरेक्शन, और यहां पर होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, यहां पर होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। थंब जिधर पॉइंट करता है, ये थंब है, थंब जिधर पॉइंट करता है, अगर फिंगर किधर हो, अगर फिंगर कर्ल किया जाए करंट के डायरेक्शन में, करंट के सेंस में, थंब के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। यहां तुम सब कुछ कर सकते हो, यहां पे तुम टॉर्क निकाल सकते हो। हमने वहां क्या क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद कर लेते हैं। टॉर्क होता था, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्मली, मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्मली। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म में डालते हैं, इसमें डालते हैं, हमने यहां क्या क्या पढ़ा था। पहला पढ़ा था कि नेट फोर्स जीरो, यहां पे भी नेट फोर्स जीरो, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E,
यहां पे हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, जहां यहां पर होता था वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू L वेक्टर माइनस Q2 प्लस Q। यहां क्या होता था माइनस Q2 प्लस Q। यहां पर क्या होगा म्यू इज इक्वल टू NI वेक्टर ए उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। हमने यहां पे क्या पढ़ा था, हमने यहां पे जो है पढ़ा था डेट, हमने यहां पे पढ़ा था क्या, इसको ऊपर लिखते हैं, चलो यहां पे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई माइनस पी कॉस थीटा। याद है पोटेंशियल एनर्जी होता था माइनस पी कॉस थीटा। यहां पर हो जाएगा चौथा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ये हो जाएगा म्यू डॉट बी। हमने यहां पढ़ा था फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, अगर इस पॉइंट से बहुत दूर हम चले जाएं, समझो अगर हम, ये हो गया हमारा एक्सियल डायरेक्शन और ये हो गया हमारा क्या, इक्वेटोरियल डायरेक्शन, समझ रहे हो। यहां अगर हम फील्ड निकालना चाहते हैं एट आर वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ए, तो यहां अगर तुम फील्ड निकालना चाहते, तुमको पता है पहले फील्ड क्या होता था, बताओ पहले फील्ड क्या होता था। पहले फील्ड होता था, इस खैर बाद में बताएंगे, के पी बाय आर क्यूब या के टू पी बाय आर क्यूब, 2 kp बाय आर क्यूब। यहां हो जाएगा, यहां के क्या होता था, 2 kp बाय आर क्यूब, ये होता था 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब। अब देखो 2 की जगह 2 ही रहेगा और ये दोनों बदलेगा, ये बन जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। जब एम्पियर्स लॉ बताएंगे तब बताएंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई। 4 पाई तो वही रहेगा, 1/4 पाई भी वही रहेगा, ये बदलेगा और ये बदलेगा और कुछ नहीं बदलता है। तो 2 की जगह 2, 1/4 पाई की जगह 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट, p की जगह म्यू मतलब म्यू वेक्टर बाय आर क्यूब। तो याद रखना, हम बताएंगे ये सब बाद में। एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/म्यू नॉट, वेक्टर p की जगह वेक्टर म्यू या वेक्टर m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बाकी सब वही रहता है। खैर अभी हमको इस करना नहीं, जब करेंगे तब बताएंगे। तो अब आप समझो इस बात को, टॉर्क निकालना है आपको। 2 क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। पहला क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और दूसरा पूछेगा कि फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये निकालो। और दूसरा पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है, टॉर्क पूछ सकता है, उसको मैकेनिक्स से मिक्स कर सकता है। तीनों चीजें होती है, ठीक, तीनों चीजें होती है। और कैसे होता है वो तुमको हम बता रहे हैं, और कैसे होता है तुमको हम वो बता रहे हैं, ठीक है। सो देखो, हम इसको फिर से, इस सबको तो हम अभी ये नहीं, तो बस स्टार्ट हुआ है, तो हम पूरा ये करेंगे, रिकैप करेंगे। ये देखो, हमसे ये पूछा गया है कि टाइम वैसे है नहीं, हमको अभी ये जो है जानना है कि हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं और टॉर्क कैसे निकालते हैं और जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, ठीक है।
ज्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है। सो चलो एक काम करते हैं पहले कि हमने पिछले केस में पढ़ा था 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता था, स्टेबल, अनस्टेबल, 2 टाइप का इक्विलिब्रियम हमने लिया था डायपोल के केस में। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में क्या किया था समझो। इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में हमने कहा था ये अगर एक डायपोल है, ये -q है, ये +q है और ये जो है वेक्टर p है और ये वेक्टर e है, ठीक है। हमने कहा था कि टॉर्क होता है p क्रॉस e और पोटेंशियल एनर्जी होता है -p.e। यहां पे हम लोगों ने डिफाइन किया था, दो टाइप का इक्विलिब्रियम। कौन कौन सा? हमने कहा था इफ थीटा इज जीरो, अगर इनिशियली ये इस तरह से था, क्या था? फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन था। अगर इनिशियली ये डायपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन था, तुम इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के छोड़ दो, ये वापस लौट आएगा। क्यों? तुमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। P क्रॉस E, बताओ, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर घुमाओ तो P वेक्टर को E वेक्टर की तरफ घुमाओ, P को E की तरफ घुमाओगे तुम्हारा रोटेशन किधर होगा बताओ? P वेक्टर की, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। टॉर्क जो लेगा P क्रॉस E, ये क्या लेगा? क्लॉकवाइज लेगा ना। शुरू में इस तरह से था, टॉर्क कितना था? 0। टॉर्क 0 मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम। शुरू में थीटा 0 था, टॉर्क 0, ये क्या था? इक्विलिब्रियम। तुमने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया, ये जिधर डिस्टर्ब किया उसका उल्टा घूमेगा, यानी वापस लौट आएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? फिर तुम्हारा P इस तरह से था, P क्रॉस E ऐसे, तुमने इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क लगा क्लॉकवाइज। तुम इसको घुमाते क्लॉकवाइज तो टॉर्क लगता है P क्रॉस E। देखो P इधर, E इधर, P क्रॉस E इस तरह से। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉर्क इज ऑपोजिट टू थीटा। तो ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको समझने का दूसरा तरीका भी था, ये होता है -PE cos थीटा। जब थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जब थीटा 0 होगा ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, माइनस साइन लगा हुआ है। जब थीटा 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड दैट इज व्हाट? स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 0 also corresponds to potential energy minimum that equal to -PE, therefore stable equilibrium। उसी तरह से अगर तुम थीटा को ले लो, कितना? 180 डिग्री, अभी भी टॉर्क 0 है। अगर ये डायपोल ऐसे होता, अगर ये डायपोल इस तरह से होता, तब भी टॉर्क 0 होता। समझो, अगर ये E इस डायरेक्शन में है और P स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में था, उल्टा, तो भी टॉर्क 0 है। क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, चाहे साइन 0 लो, दोनों पैरेलल, साइन 0 या साइन 180 लो, दोनों केस में टॉर्क 0 आएगा। ये भी इक्विलिब्रियम है। बट अगर तुम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे इस तरह से थीटा से, तो P क्रॉस E उसी डायरेक्शन में होगा। तुम अगर यहां इसको डिस्टर्ब करो एंटी क्लॉकवाइज, तो P क्रॉस E भी, और क्लॉकवाइज को डिस्टर्ब करो तो P क्रॉस E भी उसी डायरेक्शन में होगा। इसीलिए जिधर डिस्टर्ब करोगे ये उधर ही घूमेगा। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी तरह से तुम ये समझ सकते हो, जब थीटा 180 दोगे, जब थीटा या 180 दोगे, ये हो जाएगा -1, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी तरह से यहाँ पे जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तभी SHM हो सकता है। उसी तरह से यहां पे समझो, अगर मेरे पास फील्ड इस तरह से है B और लूप इस तरह से है,
यानी लूप का प्लेन फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर लूप का प्लेन फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो करंट इस तरह से है, या तो करंट इस तरह से। मींस क्या हो गया, सबसे ऊपर करंट तुम्हारी तरफ है, सबसे ऊपर करंट तुम्हारी तरफ है और सबसे नीचे करंट तुमसे दूर है। समझ रहे हो? सबसे ऊपर करंट टेंजेंशियली तुम्हारी तरफ है और सबसे नीचे यानी थंब इस डायरेक्शन में है। इस केस में म्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, NIA। ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों होगा? क्योंकि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तुम अगर इसको थोड़ा सा, तुम अगर इस रिंग को जो इस तरह है परपेंडिकुलर फील्ड के, थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दो, ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे चम करेगा। क्योंकि जब तुम इसको, अभी तुम्हारा ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में है, तुम इसको थोड़ा सा टिल्ट करो। कैसे टिल्ट करोगे? तुम अगर इसको टिल्ट करोगे तो इसका नॉर्मल भी टिल्ट होगा, अब छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे चम। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर तुम इसी को करंट ऐसे होता, कैसे होता, फील्ड तो एक्सटर्नल फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है और तुम्हारा राइट हैंड से देखो उल्टा होना चाहिए। यानी ऊपर में करंट तुम्हारी तरफ तुमसे दूर जा रहा है और नीचे में करंट तुम्हारे पास आ रहा है। यानी करंट इस डायरेक्शन, देखो ऊपर में टेंजेंशियली तुमसे दूर जा रहा है, क्रॉस है, और ऐसे घूम के नीचे से ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, डॉट है। तो अगर इस तरह से है यानी इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। इस केस में तुम इसको थोड़ा सा, अभी भी टॉर्क क्या है, 0 है, तुम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे नेग्लिजिबल अमाउंट से, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा इसको तुम इसको थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दो, ये पूरा 180 डिग्री का टर्न लेके वापस आ जाएगा। यहां इसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे, ये वापस आ जाएगा। यानी यहां इसको तुम अगर जिधर घुमाओगे उसका वापस, रेस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट होगा टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पर क्या होगा, इधर लगाओगे इधर ही टॉर्क लगेगा, ये पूरा इसको घुमा देगा।